बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between an iron nucleus bearing charge q equals to 26e and its innermost electron if the distance between them is 1 exponent minus 12 मीटर। इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान है? आयरन न्यूक्लियस जिसका चार्ज जो है वो 26 टाइम ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड इट्स इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियस और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालनी है। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस जो है 1 एक्सपोनेंट माइनस 12 मीटर का आपको गिवन किया गया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके चार्ज को हम Q1 कंसीडर कर लेते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज Q1 इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, आपको न्यूक्लियस का चार्ज उसने गिवन किया है 26 टाइम इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 26 को आप सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4.16 एक्सपोनेंट माइनस 18 कूलम आ जाएगा। फिर आपको जो है वो दोनों के दरमियान डिस्टेंस गिवन किया गया है 1 एक्सपोनेंट माइनस 12 मीटर का। आपने क्या करना है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम कूलम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे, दैट इज F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। राइट, यहाँ पर हमारे पास जो है वो वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज को पुट करने से हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा 5.99 एक्सपोनेंट माइनस 3 न्यूटन और 6 एक्सपोनेंट माइनस 3 न्यूटन। ये हो गया हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1। फिर हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2, चार्जेस 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल of sides r equals to 10 centimeter. What is the magnitude of resultant force acting on 4 microcoulomb charge? ठीक, आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो है वो एक जो है वो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दूसरा 3 माइक्रोकूलम का है, तीसरा जो है 4 माइक्रोकूलम का है और डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 10 सेंटीमीटर का। देखिए आपको यहाँ पर तीन चार्जेस दिखाए जा रहे हैं। एक आपके पास है ये चार्ज 2 माइक्रोकूलम का, दूसरा है माइनस 3 माइक्रोकूलम का और 4 माइक्रोकूलम का। ये तीनों वर्टिसेस के ऊपर मौजूद है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों की साइड्स यानी कि एक चार्ज का दूसरे से डिस्टेंस भी कितना है? सेम है, 10 सेंटीमीटर का। वो कह रहा है कि ये जो 4 माइक्रोकूलम का आपने चार्ज रखा हुआ है इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स, ये आपने कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बेटा, अगर एक फोर्स मेरे पास ये लग रही है, देखें फोर्स 1 2 3 यानी कि चार्जेस 1 2 3 के दरमियान फोर्स इसको मैं F1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चार्जेस 2 to 3 के दरमियान जो फोर्स है उसको मैं F2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखें F1 और F2 जो है वो किसी सर्टेन एंगल के ऊपर जो है वो 4 माइक्रोकूलम के चार्ज के ऊपर जो है वो एक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास सिंपल एडिशन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा बल्कि रिजल्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा? F1 कैलकुलेट कर लूंगा, फिर मैं F2 कैलकुलेट कर लूंगा और उसके बाद मैं रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले के जरिए जो है वो रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस के दरमियान जो है वो कोई सर्टेन एंगल है। अगर कोई एंगल ना होता, दोनों एक ही लाइन में लग रही होती हैं फोर्सेस, तो फिर मैं जो है वो दोनों को ऐड कर लेता। ठीक है, तो मैं पहला काम ये करूंगा कि फोर्स बिटवीन चार्ज 1 and 3 निकालूंगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय F1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो है वो F1 आ जाएगी, दैट इज 7.2 न्यूटन। 7.2 न्यूटन आने के बाद फिर मैं क्या करूंगा? फोर्स बिटवीन चार्ज Q and 3 दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय F2, ये कैलकुलेट कर लूंगा। देखिए F2 हमारे पास क्या हो जाएगा? K Q2 Q3 डिवाइड बाय R स्क्वायर। Q2 हमारे पास कितना है? माइनस। देखें माइनस सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कूलम्स लॉ में जब भी आप जब वैल्यूज पुट करते हैं तो आप माइनस नहीं रखते, हमेशा मैग्नीट्यूड पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? 3 एक्सपोनेंट माइनस 6 मल्टीप्लाई 4 एक्सपोनेंट माइनस 6, हमारे पास क्या है? 4 माइक्रोकूलम का डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी F2 दैट विल बी इक्वल्स टू 10.8 न्यूटन। ये बेसिकली F1 नहीं है, ये F2 है। ठीक है, F2 की हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास F1 कितना आ गया? 7.2। F2 हमारे पास कितना आ गया? 10.8। मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास दोनों फोर्सेस जो है किसी सर्टेन एंगल के ऊपर एक्ट कर रही हैं 4 माइक्रोकूलम के चार्ज के ऊपर। सो दैट्स व्हाई हमें यहाँ पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos ऑफ थीटा। राइट, F1 का हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड कितना निकाला आपने? 7.2 का स्क्वायर प्लस F2 हमारे पास कितना है? 10.8 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 टाइम्स cos ऑफ थीटा। तो यहां से हमारे पास जो है वो फोर्स आ जाएगी दैट इज एक्सर्टिंग ऑन 4 माइक्रोकूलम चार्ज बाय दीज टू चार्जेस 15.69 और 15.7 न्यूटन की हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी। ठीक, थर्ड न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट पर चलते हैं। 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 एक्सपोनेंट माइनस 7 कूलम आर प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एक आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, दोनों का डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर है। What is the magnitude and direction of electric intensity at a point midway between them
यानी कि आपके इन दोनों चार्ज के दरमियान डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर का है। अगर आप इसके डिस्टेंस को मतलब कि आपने इनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। यानी कि आप इस डिस्टेंस को हाफ कर देंगे 7.5, तो दोनों चार्जेस के दरमियान 7.5 का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर आपने बताना है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब डायरेक्शन क्या है। और उसके बाद आपने बताना है कि व्हाट फोर्स वुड एक्ट ऑन प्रोटॉन जिसका चार्ज 1.6 x-10 कूलम है प्लेस देयर। अगर इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक प्रोटॉन पड़ा हुआ है 1.6 x-10 कूलम का, तो हमारे पास उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी ये भी आपने कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दोनों चार्जेस हमारे पास गिवन किए गए हैं और हमें टोटल डिस्टेंस कितना गिवन किया 15 सेंटीमीटर। वो पूछ रहा है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। मिडवे का मतलब ये कि मैं आर को डिवाइड करता हूँ 2 के साथ, तो मेरे पास मिडवे आ जाएगा दोनों के दरमियान, दैट इज 0.075। तो मुझे क्या करना है, मिडवे पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और फिर मेरे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है उसी मिडवे डिस्टेंस के ऊपर, आपने उसके ऊपर जो है फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बेटा हमारे पास पहली चीज जो है सोल्यूशन में वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज की, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेगेटिव चार्ज की, लेकिन इन दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन सेम है। सो दैट्स वाई मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। अगर मेरे पास ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या दोनों को मैं ऐड करता? नहीं करता, एक को मैं सब्ट्रैक्ट करता, क्योंकि दोनों की फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। लेकिन यहाँ पर दोनों की फील्ड जो है वो सेम है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती है और नेगेटिव साइड पे टर्मिनेट करती है। सो दैट्स वाई यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। सो दैट्स वाई मैं क्या करूंगा, E1 प्लस E2 दोनों की जो है वो एडिशन मेरे पास जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करेगा मिडवे बिटवीन देम के ऊपर, ठीक। तो हमारे पास देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने बनाया KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखें KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर का मतलब K हमारे पास क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है, Q हमारे पास जो है वो चार्ज है और R हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक। तो ये KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर और ये भी KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो भी सेम है। सो दैट्स वाई इनको मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, सो दैट्स वाई मैंने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया, ठीक। जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है E1 और E2 को आपने ऐड किया तो आपको कितना हो जाएगा 2 टाइम्स KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहाँ पर आप जो है वैल्यूज पुट कर लेंगे, वैल्यूज पुट करने से आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगी जो कि आपके मिडवे के ऊपर है, दैट इज 640x3 और 0.64x6 न्यूटन पर कूलम, ठीक। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये गलती से लिखा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में आपके पास जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि अगर आप इसको A कंसीडर करें और इसको B कंसीडर करें तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम A टू B होगी। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ये गलती से यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये है पॉजिटिव टू नेगेटिव, सही। फिर हम लोग चलते हैं आगे, हमने क्या करना है, दूसरे पार्ट में फोर्स कैलकुलेट करनी है जो कि हमारे पास एक प्रोटॉन के ऊपर है जो कि इनके दरमियान पड़ा हुआ है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के बीच, यानी 7.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से निकालते हैं। फोर्स को हम लोग यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, E टाइम्स Q हो जाएगा। E हमारे पास 0.6 और x6 आपने निकाली है, यहाँ पर मल्टीप्लाई पे आपको जो चार्ज गिवन किया गया 1.6 कूलम का, तो आपके पास फोर्स आ जाएगी 1.024 x-13 न्यूटन की, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं फोर्थ MCQ के ऊपर। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस 15 x-10 कूलम एंड 13 x-10 कूलम आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों के दरमियान डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर का है। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टू चार्जेस 4 सेंटीमीटर क्लोजर, यानी कि पहले हमारे पास डिस्टेंस था 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। और फिर हमने जो है वो एक को मूव करवा के दोनों के दरमियान डिस्टेंस को कम करके कितना कर दिया, 4 सेंटीमीटर कर दिया। तो आपने क्या करना है, इस डिस्टेंस को कम करने के लिए आपको देखिए कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो आपको वर्क करवाना पड़ेगा। तो पूछ रहा है कि कितना वर्क आपने करवाया, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो इसका हम लोग जो है वो डेटा ड्रॉ करते हैं। Q1 हमारे पास गिवन किया गया है, Q2 में गिवन किया गया है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस गिवन किया गया है, ठीक। वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है। सेकंड डिस्टेंस हमारे पास गिवन किया गया कि आपने जब क्लोज लेकर आ गए तो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जरा डायग्राम को पहले ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास Q1 से पहले हमारे पास A के ऊपर जो है वो चार्ज मौजूद है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसको A पॉइंट से मूव करा दिया कहां, B पॉइंट के ऊपर अगेंस्ट द फील्ड, तो आपको वर्क करवाना पड़ा, तो यही वर्क आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर आप इसको इस वाले पॉइंट के ऊपर लेकर आए तो टोटल डिस्टेंस में से आपने 4 सेंटीमीटर को माइनस कर दिया, तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा कि जिस पर आपने इसको मूव करवाया।
दैट इज 8 सेंटीमीटर। टोटल कितना है 12, ये कितना है 4, तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हम लोग जो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते थे कि सोल्यूशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला निकालते हैं, दैट W इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस टाइम चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक, तो हमारे पास देखें यहाँ पर 2 पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल है, एक ये है A पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, एक हमारे पास है B पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल। ये है फाइनल पॉइंट, ये है इनिशियल पॉइंट। सो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय ये जो चार्ज है मूविंग चार्ज होता है जिसको आप मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा Q2, क्योंकि मैं यहाँ पर Q2 को मूव करवा रहा हूँ। ये मेरे पास है चार्ज Q1, ये मेरे पास है चार्ज Q2, तो Q2 को मैं Q1 की तरफ मूव करा रहा हूँ, दैट्स वाई यहाँ पर क्या आ जाएगा Q2 आ जाएगा। अब चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का अपने फॉर्मूला बनाया, दैट इज KQ डिवाइडेड बाय R। ठीक, तो देखें यहाँ हमारे पास ये पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट किस वजह से हो रहा है, इस Q1 की वजह से हो रहा है। सो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा KQ1 डिवाइडेड बाय B के ऊपर आप देखें तो B के ऊपर हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस से आपने ये वाले डिस्टेंस को माइनस कर दिया, तो आपने कितना डिस्टेंस मूव करवाया उसको 8 सेंटीमीटर, यानी कि R डिस्टेंस मूव करवाया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा R माइनस A के ऊपर, ये A पॉइंट है, A पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा KQ1 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा R1, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा KQ1 यहाँ पर भी है, KQ1 यहाँ पर भी है, इसको हम लोग कॉमन निकालेंगे, क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय R माइनस 1 डिवाइड बाय R1। ठीक, उसके बाद आप जो है यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, KQ1 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे डिस्टेंस के साथ, मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, चार्ज के साथ। ठीक, जब आप वर्क डन निकाले तो आपको जो है वो मल्टीप्लाई करा, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय चार्ज भी आएगा ना Q2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय चार्ज से आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वर्क डन आपके कितना आ जाएगा 7.31 एक्सपोनेंट माइनस 8 जूल्स। ठीक है, दोबारा से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये KQ1 डिवाइड बाय R माइनस KQ1 डिवाइड बाय R1 ये है डिफरेंस पोटेंशियल का, और मल्टीप्लाई बाय Q2 भी यहाँ पर आएगा, जो कि यहाँ पर मिस है, यहाँ पर भी मिस है, लेकिन यहाँ पर आएगा। ठीक है, एंड पर यहाँ पर मैंने ये रिप्रेजेंट करा दिया मल्टीप्लाई बाय 13 एक्सपोनेंट माइनस 10 कूलम। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग चलते हैं फिफ्थ एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर। हॉलो स्फीयर इज चार्ज टू 14 माइक्रोकूलम। आपके पास एक खाली जो है वो स्फीयर है, उसको आपने चार्ज किया 14 माइक्रोकूलम तक, फिर आपने जो है वो कैलकुलेट करना है फाइंड द पोटेंशियल एट सरफेस। सरफेस के ऊपर आपने जो है पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर आपने जो है वो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम द सरफेस, यानी कि सरफेस से बाहर 0.2 मीटर के ऊपर आपने जो है वो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। रेडियस ऑफ स्फीयर इज 0.3 मीटर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हम लोग यहाँ पर डेटा ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। हमारे पास चार्ज जो है वो कितना है 14 माइक्रोकूलम का, यानी कि 14 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम का। ठीक, पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पर कितना है, पोटेंशियल को जरा ध्यान मतलब आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर एट इट्स सरफेस। तो सरफेस के ऊपर अगर आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो सेंटर से हमारे पास जो सरफेस का डिस्टेंस है वो कितना है रेडियस, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.3 मीटर हो जाएगा। इनसाइड द स्फीयर भी हमारे पास, इसको हम लोग जब डिस्कस करेंगे, इनसाइड द स्फीयर भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली R1 ही होगा। और सी पार्ट में कह रहे हैं कि एट अ डिस्टेंस 0.2 मीटर फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस, यानी कि आपके पास जो है वो तीसरा जो है वो क्या है 0.2 मीटर का डिस्टेंस है आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से लेके यहां तक रेडियस R1 है, और ये कितना हो जाएगा R2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। तो इसको मैं जो है वो R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 0.5 मीटर का, यानी कि पहले आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है 0.3 मीटर के ऊपर, दूसरा पोटेंशियल भी अप्रोक्सीमेटली 0.3 मीटर के ऊपर, और तीसरा पोटेंशियल जो है कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, क्योंकि ये आउटसाइड है। आपने अगर सरफेस के ऊपर करना है तो रेडियस डिस्टेंस होगा, अगर आउटसाइड करना है तो रेडियस में आपको जितना डिस्टेंस गिवन किया गया उसको आपने ऐड कर दिया। ठीक, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है KQ डिवाइड बाय R। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास पहले वाले पार्ट के अंदर डिस्टेंस कितना है 0.3, क्योंकि हमारे पास जो है वो सरफेस के ऊपर निकालना है, सरफेस का हमारे पास जो है वो रेडियस जितना ही डिस्टेंस होगा दैट इज 0.3। तो आपने जो है वो वैल्यूज पुट करनी है, कितना हो जाएगा 9 एक्सपोनेंट 9, क्यों हमारे पास गिवन किया गया है 14 एक्सपोनेंट माइनस 6 का। अब हमारे पास जो रेडियस है वो कितना है 0.3, यानी कि डिस्टेंस, तो हमारे पास यहाँ से जो है वो पोटेंशियल आ जाएगा 42 एक्सपोनेंट 4 जूल्स का। अब देखिए अगर आप इनसाइड की बात करें, ये आपके पास सरफेस है और ये आपके पास इनसाइड द सरफेस है, तो अगर आप सरफेस और इनसाइड द सरफेस बिल्कुल क्लोज सरफेस को देखें इनसाइड वाली, तो इनका रेडियस अप्रोक्सीमेटली यानी कि डिस्टेंस सेम होगा। तो जब डिस्टेंस सेम होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा सेम होगा, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं दैट पोटेंशियल विल बी सेम इनसाइड द सरफेस एट दैट एज दैट एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी कि जो सरफेस के ऊपर चार्ज था वही आपके पास इनसाइड पर भी होगा, लेकिन ये बिल्कुल सरफेस के नजदीक वाले इनसाइड की मैं बात कर रहा हूँ।
जैसे जैसे आप ज्यादा इनसाइड आते जाएंगे वैसे वैसे आपका डिस्टेंस कम होता जाएगा, डिस्टेंस आपका जो है वो कम होता जाएगा, तो आपके पास पोटेंशियल जो है वो भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक, फिर हम लोग चलते हैं आगे। दूसरा पार्ट हमारे पास है दैट इज आउटसाइड द स्फीयर। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.5 का हो जाएगा। तो जब हमारे पास डिस्टेंस जो है वो ये हो गया 0.5 का, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 25.2 एक्सपोनेंट 4 जूल्स का। देखिए हमारे पास डिस्टेंस जो है वो चार्ज से बढ़ रहा है, तो जब डिस्टेंस जो है वो चार्ज से बढ़ेगा तो हमारे पास पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। फिर हम लोग चलते हैं 5 और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इसमें कह रहे हैं कि 280 जूल्स ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम from a place where its potential is -12 volts to another place where its potential is V। यानी कि आपने जो है वो एक 2 कूलम के चार्ज के ऊपर वर्क करवाया 280 जूल का। कि क्यों वर्क करवाया, कि आप उसको मूव करवाएं -12 वोल्ट से V वोल्ट तक। तो वो कह रहा है कि आपने जो है वो कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ V। डेटा ड्रॉ करते हैं। देखिए वर्टर हमारे पास है, चार्ज हमारे पास 2 कूलम का है। V1 जो इनिशियल हमारे पास पोटेंशियल था वो कितना था, 12 वोल्ट्स का था। फाइनल पोटेंशियल हमारे पास V है, हमें जो है वो बेसिकली ये पोटेंशियल V कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हम लोग जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, V2 माइनस V1 इक्वल टू W डिवाइड बाई Q1। इस V1 को मैं यहाँ लेकर आ जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, W डिवाइड बाई Q प्लस V1, राइट। तो V2 हमारे पास किसके इक्वल है, V के इक्वल है। W हमारे पास कितना है 280 है, डिवाइड बाय चार्ज हमारे पास कितना है 2 है, प्लस V1 हमारे पास कितना है -12 है। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना ये हो जाएगा 140 और ये कितना हो जाएगा 12, तो ये हमारे पास हो जाएगा 128 वोल्ट्स का हमारे पास जो है वो पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा जब आप इसके ऊपर जो है वो वर्क करवाएंगे टू मूव इट फ्रॉम -12 टू V। फिर हम लोग चलते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज is 26 न्यूटन पर कूलम एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 13 जूल पर कूलम। यानी कि आपको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन की जा रही है 26 न्यूटन पर कूलम और आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन किया जा रहा है 13 जूल पर कूलम का। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी कि आपने जो है वो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो डेटा हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन की गई है, आपको वोल्टेज गिवन किया गया है, आपने जो है वो डिस्टेंस निकालना है। चाहते हैं आपको क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस निकालना है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, आपने जो है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ठीक, तो हमने जो है वो फॉर्मूला बनाया था, इसका रिलेशन बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट E इक्वल्स टू V डिवाइड बाय R। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, V को डिवाइड करवा देंगे E के साथ 13 डिवाइड बाय 26, तो कितना आ जाएगा, ये 0.5 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है 2 पॉइंट चार्जेस 8 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन एयर। यानी कि एक आपके पास 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दूसरा -4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दोनों के डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है। एट व्हाट पॉइंट इन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। यानी कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह की हमने एक एग्जांपल को भी सॉल्व किया था, ठीक है। तो डेटा ड्रॉ करेंगे। Q1 हमारे पास जो है वो 8 माइक्रोकूलम का है, Q2 हमारे पास जो है वो -4 माइक्रोकूलम का है, R हमारे पास डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर का, यानी कि 10 सेंटीमीटर का। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर हमारे पास जो है वो डिस्टेंस जो है, सॉरी पोटेंशियल जो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ देखें, ये मेरे पास बड़ा चार्ज है, Q जो है वो 8 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव 8 माइक्रोकूलम, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो इसकी या लेफ्ट साइड पर तो नहीं हो सकता मेरे पास पोटेंशियल जीरो। तो ये जो क्योंकि छोटा चार्ज है तो इसकी लेफ्ट साइड पर मेरे पास जो पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेट कर रहा हूँ, O पॉइंट। मैं कह रहा हूँ कि लेट करने की O पॉइंट के ऊपर मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो O पॉइंट का Q2 से डिस्टेंस कितना है, X, और Q1 का जो है वो O पॉइंट तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 10 माइनस x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं जो है वो एट पॉइंट O के ऊपर मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2, और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स ये V हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये V1 माइनस V2, देखें V1 हम लोगों ने क्या निकाला था, KQ डिवाइड बाई R। तो V1 पोटेंशियल जो है वो चार्ज 1 की वजह से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ1 डिवाइडेड बाय R। यहाँ पर हमारे पास X, ये इस वाले पॉइंट से Q1 का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 10 माइनस X। तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, KQ1 डिवाइड बाय 10 माइनस X माइनस KQ2
Q2 का हमारे पास O पॉइंट से डिस्टेंस कितना x, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा डिवाइड बाय x। अब मैं इसको यहाँ लेकर चला जाऊंगा तो एक पॉजिटिव यहाँ जो है वो ये वहां जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, k से आपका k जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये Q2 को वहां ले जाकर डिवाइड करा देता हूँ, 10 माइनस x को वहां ले जाकर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। अब इसके बाद मैं जो है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर वैल्यूज पुट कर दूंगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद देखिए इनको जब दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। राइट साइड में मेरे पास क्या है, 10 माइनस x से डिवाइड, अच्छा ये 10 है, ये 16 नहीं है, कितना है 10, ये गलती से 16 हो गया। ये कितना हमारे पास 10, तो ये x को आप वहां ले जाकर मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम x हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस x। ठीक, अब ये x को आप वहां लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2x प्लस x हो जाएगा, यानी कि 3x हो जाएगा, 3x दैट विल बी इक्वल टू 10। तो आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि ऐसा कौन सा डिस्टेंस है कि जहां पर आपका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर r मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ, यहाँ पर x, तो यहाँ पर आप x भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर, कहां से, Q2 से। Q2 से डिस्टेंस कितना 3.33 सेंटीमीटर, तो Q1 से कितना हो जाएगा, 10 माइनस 33 कितना हो जाएगा, 6.66 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8। फिर हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 के ऊपर। एन इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29x.5 मीटर पर सेकंड इज फायर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 80 न्यूटन पर कूलम। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, 29x-5 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी को आपने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो है वो फायर करवाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 80 न्यूटन पर कूलम का। हाउ फार डज इलेक्ट्रॉन ट्रैवल बिफोर बीइंग ब्रॉट टू रेस्ट मोमेंटरली एंड टर्न बैक, यानी कि कितना टाइम लगाएगा वो अपने आप को स्टॉप करने में और वापस आने में, तो ये आपने जो है वो कैलकुलेट करना है। डेटा ड्रॉ करते हैं, देखिए हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 29x.5, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको गिवन किया गया है 80 न्यूटन पर कूलम। डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस जो है ये ट्रैवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखिए आपको कह रहे हैं कि हाउ फार का मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 होने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पर हम लोग जब कंसीडर करेंगे 9.1 x-10 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का हमारे पास चार्ज कितना होता है 1.6 x-10 कूलम। तो सोल्यूशन हमने कहना है, देखिए हमने डिस्टेंस निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है, तो हम यहाँ पर जो है वो सेकंड इक्वेशन मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज 2s इक्वल्स टू vf² माइनस vi²। लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन तो नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है तो हम यहाँ पर जो है वो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन की बात करूँ, दैट्स वाई यहाँ पर Fe डिवाइड बाय m का मतलब है कि फोर्स एन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, F डिवाइडेड बाय m आ जाएगा। ठीक, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये कि हमारे पास ये फोर्स नहीं है। ठीक है, तो जब ये फोर्स नहीं है तो हम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स है यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स है, तो हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट E इक्वल्स टू Fe डिवाइड बाय QE। तो QE को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा E के साथ, तो मेरे पास फोर्स आ जाएगा, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर फोर्स क्या लेकर आ गया, E टाइम्स QE मल्टीप्लाई बाय S इक्वल्स टू vf² माइनस vi²। आपने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, तो अब मैं यहाँ पर जो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 2 टाइम्स E कितना है हमारे पास, E आपको गिवन किया गया है 80 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है 1.6 x-10 कूलम डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 x-31 मल्टीप्लाई बाय S आपने कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इक्वल टू vf²। vf क्या हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस vi हमारे पास क्या है 29 x-5 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा फिर हमारे पास ये जो है ये, अच्छा ये चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, दैट्स वाई यहाँ पर जो है वो माइनस आएगा, ये गलती से यहाँ पर मैं जो है माइनस नहीं लिया, तो ये कितना हो जाएगा -1.6 तो जब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 1.406 एक्सपोनेंट 13। ये माइनस किस वजह से, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो ये माइनस है 1.6 एक्सपोनेंट 19 कूलम जो है वो माइनस होगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा खैर इसके बाद हमारे पास देखें डिस्टेंस कितना आ जाएगा 0.299 मीटर्स। देखें यहाँ पर आप सिंपलीफिकेशन के स्टेप करेंगे, एस आपने निकालना है, तो ये 2 टाइम्स इसको पूरे कंप्लीट को मान लीजिए आप डिवाइड करवा देंगे, दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 0.299 मीटर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस, अच्छा यहाँ काफी इस क्वेश्चन में मिस्टेक्स हैं, ये भी माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपको कितना आएगा 0.299 मीटर। तो ये छोटी मोटी सिंप्लीफिकेशन की स्टेप्स को मिस्टेक्स को जो है वो इग्नोर कर दें। 10th क्वेश्चन हमारे पास कैपेसिटर रिलेटेड है, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4, 6 एंड 8 माइक्रोकूलम माइक्रोफैराड रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड
इन सीरीज, यानी कि आपने इनको सीरीज के अंदर कनेक्ट कराया 250 वोल्ट डीसी सप्लाई, यानी कि आपने इसको डीसी सप्लाई दी है 250 वोल्ट्स की। फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस, आपने टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर कैलकुलेट करना है। काफी बड़ा न्यूमेरिकल है। 3 कैपेसिटर्स आपको गिवन किए गए हैं, एक 4 माइक्रो फैरेड का है, दूसरा 6 का है, तीसरा 8 का है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपने टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है जो है सीरीज कॉम्बिनेशन की, आपने जो है वो चार्जेस कैलकुलेट करने हैं चार्ज कैपेसिटर्स के ऊपर, और फिर आपने जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है चार्जेस के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 3 कैपेसिटर्स हैं। इसमें हमने ये याद रखना है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो वोल्टेज आपका जो है वो ईच कैपेसिटर के ऊपर ड्रॉप होगा, जबकि चार्ज जो है वो तमाम के ऊपर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले तो हम लोग जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, 1.846। देखें 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 आप करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, तो ये आंसर आ जाएगा 0.541। क्योंकि आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो आप इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको 1 से डिवाइड करवा देंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, 1.846 माइक्रोफैरेड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आने के बाद फिर हमारे पास जो है वो चार्जेस की बात आती है। मैंने आपको क्या बताया कि सीरीज के अंदर चार्जेस जो है वो सेम रहते हैं, यानी कि जितना ओवरऑल चार्ज आप कैलकुलेट करेंगे वही C1 के ऊपर होगा, वही C2 के ऊपर, वही C3 के ऊपर होगा। तो चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Q = CV। ये मैं पूरी कॉम्बिनेशन की चार्ज की बात कर रहा हूं, तो कॉम्बिनेशन का चार्ज क्या हो जाएगा, Q = CV। C आपने निकाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि पूरी जो है वो कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस आपने निकाली 1.846 टाइम वोल्टेज हमारे पास कितना है, 250 का। तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास चार्ज कितना आ गया, 461.5 या 460 माइक्रोकूलम भी आप कह सकते हैं। यानी कि यही जो है वो चार्ज तीनों के ऊपर होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि सीरीज में आपके पास जो है वो चार्ज सेम रहता है। सो Q1 दैट विल बी इक्वल टू Q2 दैट विल बी इक्वल टू Q3, तीनों के ऊपर जो है वो चार्ज सेम रहेगा, दैट इज 46 एक्सपोनेंट -6 कूलम। ठीक, अब इसके बाद आपने जो है वो वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज निकालने के लिए देखें, पहले हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा C1 के ऊपर, तो मेरे पास अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, Q/C। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाले कैपेसिटर के ऊपर निकाल रहा हूं, तो मेरे पास जो है वो सबसे 1 आ जाएगा, यानी कि वोल्टेज ऑन 1 दैट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन 1 डिवाइड बाय कैपेसिटेंस ऑन 1। लेकिन चार्ज तो हमारे पास कितना आया, 1 कितना है, 461 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय कूलम, यानी कैपेसिटेंस ऑन फर्स्ट चार्ज कितना हमारे पास 4 एक्सपोनेंट -6, तो इन दोनों को हम डिवाइड करवा देंगे। वोल्टेज हमारे पास कितना आ जाएगा, 115.3, यानी कि पहले कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज हमारे पास 115.3 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग जब वो सेकंड का वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, Q2/C2 से 76.83 वोल्टेज आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग जो है वो थर्ड कैपेसिटर का वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 57.62 वोल्ट्स। फिर हमारे पास जो है वो 11th न्यूमेरिकल है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन 5 माइक्रोकूलम कैपेसिटर, यानी कि ये वाला जो चार्ज है थर्ड कैपेसिटर, इसके ऊपर आपने जो है वो चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, डेटा ड्रॉ करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स गिवन किए गए हैं, C1 C2 C3। इसको मैं कह रहा हूँ C1 है, ये मैं कह रहा हूँ C2 है, और इसको मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास क्या है, C3 है। C1 C2 एंड C3। और यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट्स का। आपको ये कह रहा है कि आपने Q3 जो है वो कैलकुलेट करना है, चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर। ये गलती से Q2 हो गया, Q3 आपने कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो हम यहाँ पर जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि ये हमारे पास जो है इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट, पूरे सर्किट का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी होती है अगर हमें जो है वो इसका जो है वो चार्ज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, देखें ये दोनों पैरेलल में है, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मैं कह रहा हूं C4, क्योंकि ये पूरे सर्किट की नहीं है, सो दैट्स व्हाई इसको मैं C4 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। C4 दैट विल इक्वल टू, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो इन दोनों की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, 7 माइक्रोफैरेड आ जाएगी। ठीक, अब ये दोनों आ जाने के बाद फिर देखें ये जो इन दोनों का रिजल्ट क्या बन जाएगा, C4, और यहां पर मेरे पास क्या मौजूद है, C1। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। जब सीरीज में आ जाएंगे तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 1/C1 प्लस 1/C4। ठीक है, जब देखें इनका आप रिजल्ट निकालेंगे तो ये भी सीरीज में आ जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, यानी कि C1 और C4 सीरीज में आ जाएंगे। तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम रेसिप्रोकल को ऐड करके निकालेंगे, हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2.1 माइक्रोफैरेड की हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी पूरे सर्किट की, यानी कि ओवरऑल सर्किट की हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 2.1 माइक्रोफैरेड। इसके बाद हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि हमारे पास पहले जो है वो सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में चार्ज सेम रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो चार्ज निकालेंगे, ओवरऑल चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा, देखें चार्ज क्या होता है, C टाइम्स V। C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 2.1 एक्सपोनेंट -6, और हमारे पास वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट्स का, तो हमारे पास ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, 1.26 एक्सपोनेंट 5 कूलम का। यानी कि
जो चार्ज आपका C1 के ऊपर होगा वही आपका चार्ज है वो C4 के ऊपर भी होगा। C4 बेसिकली क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C2 एंड C3, ठीक है। तो अब इस चार्ज से देखें, अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि Q, ये जो मेरे पास चार्ज आया है यही चार्ज Q1 के ऊपर भी होगा, यही चार्ज Q4 के ऊपर भी होगा, क्योंकि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन बन रही है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास चार्जेस जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखें वोल्टेज अक्रॉस V4 यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा, यानी कि इस पे ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है इसके, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो पैरेलल है तो यहाँ पर वोल्टेज चेंज हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पर V4 कैलकुलेट करूंगा। V4 मेरे पास कितना आ जाएगा, 1.8 वोल्ट्स, ठीक। इस वाले सर्किट के ऊपर मेरे पास जो टोटल वोल्टेज है वो कितना है, 1.8 वोल्ट्स का। और हमें ये बात पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमारे पास सेम रहता है, ठीक है। तो हमने इसका ये जो 5 माइक्रो फैरेड है इसका हम लोगों ने क्या निकालना था, इसका हमने निकालना था चार्ज, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज Q3 दैट विल बी इक्वल टू C3 टाइम्स V3, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जो आपने चार्ज वोल्टेज निकाला है 4 के लिए, क्योंकि 4 इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, सो दैट्स व्हाई V2 के ऊपर भी सेम वोल्टेज होगा, V3 के ऊपर भी सेम, यानी कि इन दोनों के ऊपर जो है वोल्टेज सेम रहेगा, दैट इज ऑफ 1.8 वोल्ट। तो आपने Q3 निकालना है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज निकालना है, तो C3 को मल्टीप्लाई करा देंगे V3 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 × 6 कूलम का चार्ज, ठीक। इसके बाद हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है दैट a 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट्स एंड देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। यानी कि आपके पास जो है वो एक 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर था जिसको आपने चार्ज किया 120 वोल्ट के ऊपर, फिर आपने इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जो है वो कनेक्ट करवा दिया। तो वो पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो देखें C1 हमारे पास कितना है, 6 × -6 कूलम का, C2 हमारे पास कितना है 4 × -6 फैरेड का कैपेसिटेंस है, तो ये फैरेड होगी, ठीक। तो वो कह रहा है कि V1 जो इनिशियल हमारे पास वोल्टेज था बगैर कॉम्बिनेशन के कितना था, 120 वोल्ट था। कॉम्बिनेशन के बाद का वोल्टेज आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ये जो आपने कैपेसिटर कंबाइन किया इसके साथ उसका आपने जो है वो वोल्टेज निकालना है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो चार्ज निकाल लूंगा इस वाले कैपेसिटर का, क्योंकि ये पहले जो है वो सिंगल इंडिविजुअल था, तो दैट्स वाई इसका चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 × 120 यानी कि 720 × 6 कूलम का हमारे पास जो है वो चार्ज आ जाएगा, जब इसको आपने कंबाइन नहीं किया था। फिर आपने क्या किया, इसको कंबाइन कर दिया। जब आपने इसको कंबाइन कर दिया तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कैपेसिटेंस जो है ओवरऑल कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करते हैं कि मैंने अगर पैरेलली कनेक्ट किया है तो दोनों की कैपेसिटेंस को मैं ऐड कर दूंगा, C1 + C2 हमारे पास जो है वो हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 6 × -6 + 4 × -6 यानी कि 10 × -6 फैरेड की हमारे पास जो है वो ओवरऑल कैपेसिटेंस आ जाएगी। ओवरऑल कैपेसिटेंस आ जाने के बाद फिर हमने क्योंकि अक्रॉस द इस वाले कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज निकालना है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस C2 दैट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय C, क्योंकि पैरेलली कनेक्ट किया है, पैरेलली कनेक्ट किया तो मेरे पास जो है वो फिर यहां पर V इक्वल टू Q/C का रिलेशन मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक। तो V हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज आपने निकाला था 720 × -6 कूलम का डिवाइड बाय चार्ज ओवरऑल कैपेसिटेंस आपकी कितनी है 10 × -6 कूलम की फैरेड की। तो यहां से आपके पास जो है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड कैपेसिटर आ जाएगा 4 माइक्रोफैरेड का, दैट इज 72 वोल्ट्स, ठीक। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स। इस तरह से हमारे पास चैप्टर नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।